गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन सी सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थी, वहाँ के उस समय के शासकों ने क्या क्या कार्य करवाए और हड़प्पा सभ्यता किन कारणों से विनाश की तरफ चली गई और एक दिन ऐसा आया कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, जो हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी वो भारत के अंदर मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता और भारत के उत्तर में चीन है। यहां पर चीनी सभ्यता जो थी वो भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आज वर्तमान में इराक देश है वहां पर मौजूद थी, जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद यहां जो एक देश है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र की जो सभ्यता नील नदी घाटी के आसपास फैली मिस्र की सभ्यता जो है वो भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो आपने बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसके साथ प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। चीन की हवांगो घाटी की सभ्यता, मिस्र की नील घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। उसके बाद हड़प्पाई समाज में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं कौन कौन सी थी। पुरातत्वविदों का कहना है कि हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थी। उसके जो तरीके निकालते हैं पुरातत्वविद, वो एक तरीका है समाधान, यानी कि कब्रें। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को दफनाते थे, अन्य तरीकों से भी मृतकों का दाह संस्कार करते थे। जो कब्रों की बनावट खुदाई के दौरान मिली है, उस बनावट में कुछ कब्रें कच्ची मिली हैं और कुछ कब्रें पकी हुई जो ईंटें थी उन ईंटों की चिनाई उन कब्रों की सतह पर की गई थी। तो एक चीज तो हमने ये बतानी है कि भाई कब्रों की जो बनावट थी वो भिन्न भिन्न थी। कुछ कब्रें जो है वो कच्ची थी और कुछ कब्रों की सतह जो थी वो पक्की ईंटों की चिनाई उसमें की गई थी। दूसरी बात हम देखते हैं, जो कब्रें थी उन कब्रों में जो वस्तुएं मृतकों के साथ उस समय लोगों द्वारा रखी जाती थी, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जो है व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता था। इसलिए उन कब्रों में, कुछ कब्रों में आभूषण पाए गए, मृत भांड पाए गए। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं वहां पर कब्रों में रखी गई। 1980 के दशक में हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान एक पुरुष की खोपड़ी के पास क्या मिला? शंख के 3 छल्ले मिले, मनके मिले और
मनकों से बना हुआ एक बड़ा आभूषण मिला और कुछ कब्रों के अंदर तांबे का दर्पण भी मिला है। ये चीजें जो मिली हैं अलग अलग तरह की, इसमें भी भिन्नताएं मौजूद हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कब्रों में मृतकों के साथ सामान्य वस्तुएं ही दफनाते थे, मूल्यवान वस्तुएं दफनाने के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले। ये थी समाधान के आधार पर। दूसरी तरफ हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता, मिस्र के पास चलते हैं। नील घाटी की सभ्यता जो थी, जो नील नदी के आसपास फली फूली, इस मिस्र की सभ्यता में पिरामिड होते थे। आज भी पिरामिड है और विश्व के 7 आश्चर्यों में से गिने जाते हैं। राजकीय पिरामिड है, यहां पर राजाओं के समाधान हैं और उनमें बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं जो है वो रखी गई है। ऐसे मिस्र जैसे पिरामिड जो है, हमारे जो हड़प्पा सभ्यता थी उस सभ्यता में कहीं पर भी पिरामिड नहीं मिलते हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या क्या मिला है, मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, लेकिन पिरामिड का जब जिक्र आ जाए तो पिरामिड नहीं मिले हैं। पिरामिड केवल मिस्र की सभ्यता में देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा जो आधार लिया है हड़प्पाई समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का, तो उसमें है वस्तुएं। वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के आधार पर पुरातत्वविदों ने सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाया है। जैसे देखिए, वस्तुएं 2 प्रकार की होगी भाई। नंबर 1, रोजमर्रा की वस्तुएं। रोजमर्रा की वस्तुएं। दूसरी हो गई विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं। उसके बाद ये जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, सामान्य लोग इनका प्रयोग करते थे। जैसे मृत भांड है, आभूषण है, सुइया है, जावा है। ये चीजें जो है सामान्य लोग आमतौर पर करते थे, जो दैनिक जीवन में लोगों के काम आती थी। विलासिता की वस्तुएं, ये ऐसी वस्तुएं थी जिनका प्रयोग बहुत कम लोग करते थे। ये वस्तुएं बड़ी दुर्लभ होती थी, कहीं कहीं पर मिलती थी। वो वस्तुएं कौन सी थी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, फायांस बड़ी दुर्लभ चीज है। फायांस ये पदार्थ था और इस फायांस से छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे जिसमें इत्र जैसे सुगंधित पदार्थ डाले जाते थे, जो कि बहुत ही महंगे होते थे। और ये फायांस पदार्थ किससे बना था? बालूरेत। बालूरेत रंग उसमें मिला दिया और उसमें चिपचिपा पदार्थ मिला दिया। इनका मिश्रण करके आग में पकाया जाता था। तब ये पदार्थ जो बनता था उसको नाम दे दिया गया फायांस। और इस फायांस से फिर छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे और ये फायांस से बने पात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये खुदाई के दौरान नहीं मिले हैं। इसलिए यहां पर जो फायांस है इसको एक दुर्लभ पदार्थ माना गया है, जिसका प्रयोग हो सकता है कि अमीर लोग ही करते हों।
तो इस आधार पर भी जो उपयोगी वस्तुएं थी दो तरह की, एक रोजमर्रा की और एक विलासिता की, तो ये इन वस्तुओं के आधार पर भी पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं। इसके अलावा हमने चैप्टर में पढ़ा पीछे कि भाई नगर निर्माण जो था, एक निचला शहर था, एक दुर्ग था। दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और जो निचला शहर है उसमें कच्चे भवन भी थे, पक्के भी थे, लेकिन दुर्ग में जो है बड़े बड़े मकान और पक्के मकान बनाए गए थे। तो यहाँ भी ये लगता है कि यहाँ पर भी भिन्नताएं मौजूद किसी न किसी रूप में थी। तो आपसे पूछा जाए कि भाई हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं कौन कौन सी थी, 6 अंक का ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इस प्रकार से आपने याद करना है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हड़प्पाई समाज में राजसत्ता, राजा की सत्ता, या हड़प्पाई समाज में राजाओं द्वारा संभावित कार्य, ये प्रश्न उठता है कि हड़प्पाई समाज में शासक थे या नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में समानता थी और इसमें कोई भी शासक नहीं था। पहली बात, कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में अनेक शासक थे, अनेक शासक थे। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों के अलग अलग शासक थे। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में एक ही शासक था जो पूरे समाज में अपने निर्णय लागू करता था और समाज में कार्य करवाता था। अब खुदाई के दौरान जो चीज मिली है वो मिली है, एक विशाल भवन मिला है और उस विशाल भवन को पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने नाम दे दिया प्रासाद, यानी कि महल। जबकि इस महल में कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह राजा का महल था। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा का नाम दे दिया उसको, पुरोहित राजा। संभवत है ये पुरोहित राजा होते थे और समाज का शासन चलाते थे। इस बात पर यह सवाल उठता है कि हड़प्पाई समाज में अगर शासक नहीं थे तो फिर वो समान अनुपात की ईंटें कहां से आ गई, बाट कहां से आ गए, मनके कहां से आ गए। जितनी भी बातें आपने चैप्टर के अंदर पीछे पढ़ी हैं, जो जो पदार्थ आपने पढ़े हैं, उनको लागू करने वाली कोई न कोई ताकत थी। पूरा समाज मिलकर के उन निर्णयों को, उन चीजों को लागू नहीं कर सकता था। आज देख लीजिए आप, अगर समाज के लोगों को कह दिया जाए ये चीज लागू करनी है
तो 15 आदमी मना करेंगे और 20 आदमी हाँ भरेंगे। तो कोई न कोई पावर होती है। तो हड़प्पाई समाज में शासक था, क्योंकि जो हड़प्पाई समाज के अंदर चीजें मिली हैं वो ये बताती हैं कि ये कार्य शासक ने ही करवाए थे। देखिए कैसे। नंबर 1, ईंटें। जम्मू से लेकर गुजरात तक और सुतका गंदौर से लेकर आलमगीरपुर तक जहां जहां हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वहां पर ईंटों का समान अनुपात मिला है। दूसरी बात, पूरे समाज में जो बांट थे वो एक समान थे, घनाकार होते थे, चिन्ह रहित होते थे। तो ये बाट बनाने और उनको लागू करना समाज के अंदर ये किसी शासक का ही कार्य रहा होगा। नेक्स्ट, नियोजित नगर। मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, और नगर भी नियोजित नगर थे। बड़ी अच्छी प्रकार से गलियां बनाई गई, नालियां बनाई गई और फिर भवन बनाए गए। नगर को 2 भागों में बांटा गया। तो ये जो योजना बनाई थी ये शासक के द्वारा ही बनाई गई थी। नेक्स्ट, मोहरे। मोहरों का निर्माण करना, कारखाने स्थापित करना, समुद्र तट के पास नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियों में शंख प्राप्त करके दूसरे स्थानों पर भेजना, यातायात के साधनों को उपलब्ध कराना, ये किसके कार्य हो सकते हैं? ये संभवतः शासकों के ही कार्य थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी हड़प्पाई समाज में जो भी चीजें थी वो बड़ी अच्छी थी, राजाओं द्वारा बनाई गई थी। मनकों को लीजिए आप, मनके, ये मनके हैं, इनके भी जो है वो कारखाने बने हुए थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनके जो है बना करके भेजे जाते थे। तो बिल्कुल सुनियोजित ढंग से कार्य हड़प्पाई समाज में हो रहा था। तो ये राजाओं के संभावित कार्य अगर आपसे पूछे जाए तो पहले आपने 2-3 बातें बतानी है, फिर ये चीज मिली है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी चीजें इसमें पढ़ी, ईंट है, बाट है, नियोजित नगर है, मोहरे हैं, मनके हैं, चकियां हैं, जो भी चीज आपको ध्यान में आ जाए इस चैप्टर में पढ़ी हुई, वो सिंचाई के साधन हैं। ये कार्य जो है ये राजाओं द्वारा करवाए गए थे। तो ये था हड़प्पाई समाज में राज सत्ता का वर्णन कीजिए, या हड़प्पाई समाज में राजाओं द्वारा संभावित कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपने ये बातें लिख ली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण, विनाश कह लीजिए, पतन कह लीजिए, या ह्रास कह लीजिए, के कारण। देखिए, एक सभ्यता फली फूली, बड़े अच्छे कार्य किए, विश्व को आज जो विश्व है उसको काफी चीजें हड़प्पा सभ्यता ने दी। इसका जो विकसित चरण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1900 ईस्वी पूर्व के बाद ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो बाट थे, मनके थे, ईंटें थी, दूसरे देशों के साथ व्यापार था, उन चीजों में गिरावट आनी शुरू हो गई।
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन की तरफ जा रही थी। तो इस हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे वो कौन कौन से थे, देखिए। नंबर 1, बाढ़। अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ आई होगी और उस बाढ़ में भवन बह गए होंगे। जो मोहनजोदड़ो नगर है, लोथल है, धोलावीरा है, नागेश्वर है, बालाकोट है, चन्नूदड़ो है, यहां पर बाढ़ आई होगी। समुद्र तट के नजदीक थे ये लगभग, और यहां बाढ़ आई होगी और जो है बाढ़ से इन नगरों का पतन हो गया होगा। मोहनजोदड़ो का उदाहरण मैं आपको बताता हूं। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान 7 परतें मिली। इसका मतलब यह हुआ कि मोहनजोदड़ो जो है वो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। इसका अनुमान लगाया जाता है बाढ़, इसलिए यहां के लोग जो है ऊपर चले गए होंगे ताकि बाढ़ से बचा जा सके। तो इसको कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के विनाश का। दूसरी बात, विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि विदेशी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। जैसे सर जॉन मार्शल है, ये लिखते हैं अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंड्स सिविलाइजेशन। ये पुस्तक है सर जॉन मार्शल की, और इसमें वर्णन किया गया है कि मोहनजोदड़ो नगर जो था उसकी गली में एक गली है, उस मोहनजोदड़ो की एक गली में लगभग 4 फुट नीचे खुदाई के दौरान अस्थि पिंजर मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि आक्रमण हुआ और वो मार दिए गए। 1925 में इसी भाग में लिखा गया है, 1925 में उद्धृत किया गया इस पुस्तक के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता के 16 लोगों के अस्थि पिंजर मोहनजोदड़ो के इसी भाग में मिले। 16 लोगों के अस्थि पिंजर। तो जिस गली में ये मृतक मिले हैं उस गली को स्पेशल एक नाम भी दिया गया है, डेड मैन लेन। डेड मैन लेन के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो हो सकता है कि बाह्य आक्रमण हुआ हो और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट, जलवायु में परिवर्तन। अनुमान लगाया जाता है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा। परिवर्तन के कारण यहां पर बारिश कम हो गई होगी, अर्धशुष्क क्षेत्र था और यहां पर लोगों का रहना, जीवन गुजारना दुष्कर हो गया होगा, इसलिए उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया हो गया। इसलिए ये जलवायु में जो परिवर्तन है यह भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। उसके बाद महामारी। देखिए, महामारी जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है। आज आप देखिए, वैश्विक बीमारी फैली हुई है, कोरोना।
जिसका इलाज नहीं मिल रहा है। हो सकता है उस समय भी ऐसी महामारी फैली हो जिससे बहुत अधिक जनसंख्या जो है इस बीमारी की चपेट में आ गई हो और उस बीमारी का कोई इलाज भी उस समय ना हो, तो महामारी भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण मानी जाती है। उसके बाद नदियों द्वारा मार्ग बदलना या सूख जाना। अनुमान लगाया जाता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया होगा या कुछ नदियां सूख गई होंगी, इसलिए वहां जो लोग रह रहे थे उनके लिए पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत कम पड़ गई होगी। तो इस कारण भी उन लोगों को वहां से जाना पड़ा होगा, जिससे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। नेक्स्ट, वनों की कटाई। देखिए उस समय काफी वन थे, लेकिन हड़प्पाई लोगों ने अनेक चीजों का उत्पादन करने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया। अंधाधुंध लकड़ियों, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, जिससे वर्षा में कमी आई, जिससे हरी घास जो है रेत में तब्दील हो गई होगी। परिणाम स्वरूप वहां के लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए होंगे। इसलिए संभवतः हो सकता है कि जो वनों की कटाई है अंधाधुंध, वो भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बनी होगी। ये थे हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विनाश के कारण लिखिए, तो आप इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। ये भी 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पुरातात्विक विभाग। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो पहला जो डायरेक्टर जनरल था, उसका नाम था प्रथम डायरेक्टर जनरल लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम पहला डायरेक्टर जनरल था और इसको मोहरें मिली। उन मोहरों से ये पता नहीं लगा पाया कि यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी, क्योंकि इसकी रुचि जो है वो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो चीनी यात्रियों का वृत्तांत है और अन्य चीजें थी, उनमें ज्यादा रुचि थी। इसलिए ये ज्यादा जो है पीछे नहीं जा पाया, हड़प्पा सभ्यता की तरफ नहीं जा पाया। इसलिए लॉर्ड कनिंघम जो है वो बिल्कुल विफल रहा एक नई सभ्यता की खोज करने में। इसके बाद जो दूसरा डायरेक्टर जनरल आया वो था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की और 1924 में इस सर जॉन मार्शल ने हमारे देश के इतिहास को 3000 साल पीछे ले गए और इस प्रकार हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। और सर जॉन मार्शल ने 1924 में हमारे देश की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। ये जो डायरेक्टर जनरल थे ये वैसे तो दूसरे थे, लेकिन अगर पूछा जाए पहले पेशेवर जिनके पास यूनान और क्रीट देशों में भी अनुभव था, ये पहले पेशेवर डायरेक्टर जनरल थे हमारे देश के। अगर पेशेवर शब्द ना लगे तो लॉर्ड कनिंघम थे, और अगर पेशेवर शब्द लग जाए तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के बाद
जो अगला जो डायरेक्टर जनरल आया उसका नाम था R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर जो है ये हमारे देश के पुरातत्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल थे और इस व्हीलर ने ये बात हमें बताई कि बाह्य आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था, क्योंकि इसने ऋग्वेद के अंदर आर्यों के द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका नाम है पुरंदर, और पुरंदर होता है किलों को तोड़ने वाला। ये ऋग्वेद के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है। तो इस बात को व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के विनाश के साथ जोड़ दिया, क्योंकि पुर शब्द का अर्थ है, पुर का अर्थ होता है किला, गढ़, और पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बड़े सुनियोजित ढंग से अपने किले बना रखे थे, दीवारों से घेर रखा था। तो ये ऋग्वेद के अंदर जिक्र मिलता है। तो ये थे R.E.M. व्हीलर। इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक और चैप्टर हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।